हेलो दोस्तों, आपका सनाज का स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में 4 लेसन जो हमारा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्था। हमारी वित्तीय संस्था हमारी वित्तीय संस्था ये हम लोग चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्था। हमारी वित्तीय संस्था में बैंक के बारे में पढ़ेंगे। बैंक कितने प्रकार से जमा राशि लेती है, बैंक कौन कौन से बैंक होते हैं, फिर बैंक के बाद सहकारिता क्या होता है, स्वयं सहायता समूह क्या होता है, फिर सहकारिता के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, फिर बैंक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये जो ही हमारे चैप्टर हमारी वित्तीय संस्था, सबसे पहला क्वेश्चन ही बनेगा वित्तीय संस्था क्या है। वित्तीय संस्था क्या है। वित्तीय संस्था के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा किसानों को ऋण की क्यों आवश्यकता पड़ती है। किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर हम लोग को पढ़ना है राज्य वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं। राज्य वित्तीय संस्था। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है व्यावसायिक बैंक का कार्य। व्यावसायिक बैंक कौन कौन सा कार्य करती है। फिर है कि बैंक कितने प्रकार से जमा राशि स्वीकार करती है। बैंक कितने प्रकार से जमा राशि स्वीकार करती है। हम लोग को ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले बताइए हमारी वित्तीय संस्था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वित्तीय संस्था क्या है। तो वैसी संस्था जो छोटे या बड़े स्तर पर हम लोग को क्या मुहैया कराती है, ऋण मुहैया। ऋण मतलब रुपया पैसा ऋण मुहैया कराती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्था। तो वित्तीय संस्था क्या है, जब वैसी संस्था जो, या कोई भी संस्था हो सकता है, यानी वैसी संस्था जो छोटे स्तर या बड़े स्तर पर हमें क्या देता हो, लोन मुहैया। सीधे सीधे लोन, हम लोग लोन कहाँ से लेते हैं, चाहे तो बैंक से लेंगे या तो हम लोग अपने परिवार रिश्तेदार से लेते हैं। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए वित्तीय संस्था क्या है। तो जब कोई वैसी संस्था जो हमें छोटे स्तर या बड़े स्तर पर क्या देता हो, ऋण मुहैया कराता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्था। उसी को क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्था। तो वित्तीय संस्था समझ में आ रहा है ना। वित्तीय संस्था क्या है, तो वैसी संस्था जो किसी व्यक्ति को छोटे स्तर या बड़े स्तर पर, किसी व्यक्ति को हो गया या कंपनी को हो गया या किसी को भी हो गया, छोटे या बड़े स्तर पर क्या देता हो, ऋण मुहैया कराता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्था। अब वित्तीय संस्था में देखिए, वित्तीय संस्था में हम लोग पढ़ना है राज्य वित्तीय संस्था। कौन सा वित्तीय संस्था, राज्य वित्तीय संस्था। देखिए राज्य वित्तीय संस्था 2 प्रकार का होता है। राज्य वित्तीय संस्था के प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसे ये भी वित्तीय संस्था होता है, लेकिन राज्य के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, राज्य के द्वारा होता है। तो राज्य वित्तीय संस्था बताइए। तो राज्य वित्तीय संस्था जो राज्य के द्वारा जो संस्था होती है उसे राज्य वित्तीय संस्था कहते हैं। बताइए वित्तीय संस्था क्या, वैसी संस्था जो छोटे स्तर या बड़े स्तर पर किसी व्यक्ति या किसी समूह को क्या देता हो, ऋण मुहैया कराता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्था। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्था। अब देखिए वित्तीय संस्था में हम लोग को पढ़ना है 2 प्रकार से। एक पहला राज्य वित्तीय संस्था। देखिए कौन सा राज्य वित्तीय संस्था। अब पूछेगा राज्य वित्तीय संस्था क्या है या केंद्र वित्तीय संस्था क्या है। वैसी संस्था जो राज्य के द्वारा क्या ऋण मुहैया का, उसे राज्य वित्तीय संस्था, और जो केंद्र के द्वारा कराया जाएगा उसे केंद्र वित्तीय संस्था। अब राज्य वित्तीय संस्था 2 प्रकार का, एक होता है संस्थागत वित्तीय संस्था। संस्थागत वित्तीय संस्था। एक होता है गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था एक होता है गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। अब देखिए संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है। संस्थागत माने बोलता है जिसमें बैंक का नियम पालन होता हो। जिसमें किसका नियम पालन होता हो, बैंक के नियम का क्या होता हो, पालन होता हो। यानी कह सकते हैं जिसमें आरबीआई के, जिसमें किसका, आरबीआई का पूरा नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का, यानी कह सकते हैं जिसमें आरबीआई का क्या होता हो, आरबीआई के नियम का पालन होता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संस्थागत बैंक। और गैर संस्थागत वैसा बैंक जिसमें आरबीआई के नियम का पालन नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे, गैर संस्थागत बैंक। जिसे हम लोग सेठ महाजन जो होते हैं वो आरबीआई के नियम पालन करते नहीं करते, सेठ महाजन, सेठ हो गया, महाजन हो गए हैं, फिर उसके बाद परिवार हो गया, फिर उसके बाद दोस्त हो गया। जब हम इन लोग से पैसा लेंगे तो बताइए आरबीआई के हम लोग नियम का पालन करेंगे नहीं करेंगे। सेठ महाजन परिवार साहूकार ये सब जो होता है ये सब गैर वित्तीय संस्था है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। इसमें किसी आरबीआई या बैंक के नियम का पालन नहीं होता हो, उसे क्या, कौन सा बैंक बोलेंगे, संस्थागत वित्तीय, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। जिसमें आरबीआई प्लस बैंक, आरबीआई का पालन होता हो, या 1935 एक्ट, 1935 एक्ट का मतलब होता है 1935 एक्ट के तहत ही आरबीआई की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। या आरबीआई या 1935 एक्ट का जिसमें कानून लागू होता हो उसे संस्थागत वित्तीय संस्था। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था वैसी संस्था जिसमें 1935 के एक्ट या नियम लागू नहीं होता, 1935 का नियम लागू नहीं होता या आरबीआई के नियम लागू नहीं होता, उसी को क्या बोलेंगे, गैर संस्थागत। सेठ महाजन परिवार हो गया, साहूकार हो गया। अब बताइए ये समय सबसे लोकप्रिय कौन सा है, तो हम लोग परिवार से कम ही पैसा मांगते हैं, तो सबसे इसमें लोकप्रिय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था में सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, महाजन। हम लोग सीधे महाजन के पास जाते हैं, महाजन लोग हम लोग पैसा ले लेते हैं कि वो लोग कम यानी कागज यानी कह सकते हैं वहाँ पे हम लोग कम दिक्कत होता है यानी किसी भी डॉक्यूमेंट्स देने में। अब बैंक में हम लोग क्यों नहीं पैसा लेने जाते, क्योंकि बैंक में पैसा से अधिक और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता रहता है कि आपको बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप अप टू डेट करवाएं कि आप लोन जीएसटी भरते हैं कि नहीं भरते, इतना चीज़ ही पूछ लेता है कि हम लोग यहाँ ना छोड़ के हम लोग इसको महाजन को ही धर लेते हैं, यार छोड़ 2% लो या 4% लो या 5% लो, ले लो एक बार। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। और संस्थागत वित्तीय संस्था जिसमें आरबीआई के नियम का पालन होता हो, जिसमें आरबीआई के नियम का पालन नहीं होता हो। पूछेगा कि बताइए आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में। फिर पूछेगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण या आरबीआई बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। 1969 में 1935 में आरबीआई एक्ट के तहत ये क्या हो गया था, आरबीआई की स्थापना हो गया था। अब बैंक के 1969 राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि जो बैंक, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि सरकार अपने अधीन कर लेता है, सरकार क्या कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण। तो 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का। तो 1969 में पूछेगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1905। आरबीआई का पूरा नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। अब देखिए संस्थागत वित्तीय संस्था 4 प्रकार का। सबसे पहला होता है सहकारी बैंक। सबसे पहला कौन सा बैंक, सहकारी, सरकारी मत बोलिएगा, सहकारी बैंक। फिर दूसरा होता है भूमि ग्रामीण विकास बैंक। तीसरा होता है व्यावसायिक बैंक जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक। और चौथा होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो पहले हम लोग इतना समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए तो पहले बताइए वित्तीय संस्था क्या है। वैसी संस्था जो किसी व्यक्ति या समूह को ऋण मुहैया कराता है उसे क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्था। अब बताइए वित्तीय संस्था, फिर पूछेगा राज्य वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो राज्य वित्तीय संस्था 2 प्रकार के, एक संस्थागत वित्तीय संस्था, एक गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। अब पूछेगा संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है, जिसमें आरबीआई के नियम का पालन, तो संस्थागत वित्तीय संस्था कहते हैं 4 प्रकार के। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था वैसी संस्था जिसमें आरबीआई के नियम का पालन नहीं होता है, जिसमें सेठ साहूकार महाजन ये सब हो गया। फिर पूछेगा अब बताइए सहकारी बैंक। इसमें सहकारी बैंक किसे कहते हैं, इसे प्रत्येक जिला में खोला गया है। अब भारत में वर्तमान में कितने सहकारी बैंक की संख्या है, मात्र 25 है। कितना है,
सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। इसको प्रत्येक जिला में खोलने का क्या है? उद्देश्य है। कितना है? सहकारी बैंक की संख्या 25 है। सहकारी बैंक की संख्या कितना है? 25 है। फिर उसके बाद है भूमि ग्रामीण विकास बैंक। भूमि ग्रामीण विकास बैंक, या कह सकते हैं भूमि विकास बैंक ही कह सकते हैं, चलिए ज़्यादा बेटर रहेगा, भूमि विकास बैंक। तो चलिए, भूमि किसका है? किसान का है। तो यहाँ लोन भी किससे मिलेगा? किसान को ही मिलेगा। तो ये जो भूमि विकास बैंक है, ये किसान को ऋण मुहैया कराता है। किसको मुहैया कराएगा? किसान को। किसको मुहैया कराएगा? किसान को। और किसान को जो मुहैया कराएगा वो छोटे समय के लिए कराएगा कि बड़े समय के लिए? तो बड़े समय, यानी दीर्घकालीन समय के लिए। कौन सा समय के लिए? दीर्घकालीन समय के लिए। यानी दीर्घकालीन समय के लिए कौन सा बैंक देता है? भूमि विकास बैंक। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक में व्यावसायिक बैंक, जो हम लोग लोन लेते हैं उससे हम लोग कौन सा बैंक बोलेंगे? कॉमर्शियल बैंक। जिसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। 1900 कब हुआ था? 69 में। वर्तमान में सबसे ज्यादा लोन या सबसे ज्यादा ऋण कौन मुहैया करा रहा है? व्यावसायिक बैंक करवा रहा है। पूछेगा कि वर्तमान में सबसे ज्यादा ऋण मुहैया कराता है कौन सा बैंक? कॉमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अब बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण माने ग्राम है जो छोटे छोटे यानी गांव स्तर पर, कौन सा स्तर पे? गांव स्तर पे छोटा छोटा ऋण मुहैया कराएगा, बड़ा बड़ा तो छोटा छोटा ऋण मुहैया कराता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी संख्या कितना है? 196। इसकी संख्या कितना है? 196। तो पहले फिर से बात समझिए, हमारी वित्तीय संस्था। तो वित्तीय संस्था क्या है? वैसी संस्था जो हमें या किसी समूह को छोटे या बड़े स्तर पर ऋण मुहैया कराता है, उसे क्या बोलेंगे? वित्तीय संस्था। अब बताइए, राज्य वित्तीय संस्था कितने पर? 2 प्रकार के, एक संस्थागत वित्तीय संस्था, एक गैर संस्था। जिसमें आरबीआई के नियम का पालन होता है उसे संस्थागत वित्तीय संस्था, जिसमें आरबीआई के नियम का पालन नहीं होता उसे क्या, कौन सा बोलेंगे? गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। इसमें एग्जाम्पल में सेठ, महाजन, परिवार, सहकारी समूह। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? महाजन। फिर पूछेगा, आप बताइए ये कितने पास? 4 पर सहकारी बैंक। इसको प्रत्येक जिला में स्थापना करने का उद्देश्य है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 25 है। दूसरा भूमि विकास बैंक, ये दीर्घकालीन समय के लिए क्या देता है? लोन देता है। दीर्घकालीन समय के लिए लोन देता है। किसको लोन देगा? किसान को। किसको लोन देगा? किसान को। व्यावसायिक बैंक 1969 में इसकी राष्ट्रीयकरण माने इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये क्या वर्तमान में सबसे ज्यादा लोन कौन दे रहा है? व्यावसायिक बैंक दे रहा है। ये किसके लिए देता है? व्यापार करने के लिए देगा, या घर बनाने के लिए देगा, होम लोन देगा, या कार लोन देगा। सब कौन सा देगा? कॉमर्शियल बैंक देगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी संख्या कितना? 196। ये सिर्फ एक ही काम करता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बड़े स्तर पर नहीं लोन देगा, छोटे छोटे स्तर पर क्या देता है? लोन देता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखो हम मिटा के फिर पूरा अच्छा सब लिख लेते हैं। हमारी वित्तीय संस्था, तो सबसे पहले बताइए वित्तीय संस्था क्या है? वित्तीय संस्था क्या? वैसी संस्था जो छोटे स्तर या बड़े स्तर पर किसी व्यक्ति या समूह को क्या कर रहा था? ऋण मुहैया कराता था, उसे कौन सा संस्था बनेंगे? वित्तीय संस्था। अब वित्तीय संस्था में कौन सा है? राज्य वित्तीय संस्था। राज्य वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होगा संस्थागत, एक होगा गैर संस्थागत। संस्थागत वित्तीय संस्था, एक होगा गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था, इसमें आरबीआई के नियम का पालन होगा, जबकि इसमें आरबीआई के नियम का पालन नहीं होगा। जिसमें हो जाएगा सेठ, महाजन, साहूकार इत्यादि। अब परिवार क्या हो जाएगा? परिवार इत्यादि। अब बताइए ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला बैंक कौन सा बैंक है? सहकारी बैंक, जिसकी स्थापना सहकारी बैंक, जिसकी स्थापना हर जिले में की गई, जिसकी संख्या कितना है? 25 है। जिसकी संख्या कितनी है? 25 है। दूसरा है जाके भूमि विकास बैंक। ये जो बैंक है ये किसको ऋण मुहैया कराएगा? किसान को। किसको ऋण मुहैया कराता है? किसान को। अब बताइए छोटे समय के लिए कि बड़े समय के लिए? तो दीर्घकालीन समय के लिए। कौन सा समय के लिए?
दीर्घकालीन समय के लिए ऋण मुहैया कराता है। फिर तीसरा व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण कब होता है 1969 में। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बताइए लोन कौन मुहैया या ऋण कौन मुहैया कराए? व्यावसायिक बैंक। चौथा था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चौथा क्या था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये बताइए ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे स्तर पर ऋण मुहैया कराता है, जिसकी संख्या कितना है? 196। जिसकी संख्या कितना है? 196। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, वित्तीय संस्था क्या है? वित्तीय संस्था क्या है, या वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? वित्तीय संस्था क्या है? लिखिए, वैसी संस्था, वैसी संस्था, वैसी संस्था जो किसी व्यक्ति या समूह को, जो किसी व्यक्ति या समूह को, जो किसी व्यक्ति या समूह को छोटे स्तर या बड़े स्तर पर, छोटे स्तर या बड़े स्तर पर ऋण मुहैया कराता हो, छोटे स्तर या बड़े स्तर पर ऋण मुहैया कराता हो, ऋण मुहैया कराता हो। हेलो, हाँ ऐसे ही क्या है बुआ? हाँ मुझे रुक रहा है, हम थोड़ा ऑनलाइन क्लास से बाद में कॉल करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा बाद। अब मिस कॉल मारो, ठीक ना? लिखे वैसी संस्था जो बड़े स्तर, जो क्या लिखे हैं? वैसी संस्था जो किसी व्यक्ति या समूह को छोटे स्तर या बड़े स्तर पर ऋण मुहैया कराता हो, ऋण मुहैया कराता हो, उसे उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। उसे कौन सा संस्था बोलेंगे? उसे वित्तीय संस्था कहते हैं, उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। अब लिखिए क्वेश्चन बना के, राज्य वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है? या राज्य वित्तीय संस्था के प्रकार को लिखे, राज्य वित्तीय संस्था के प्रकार को लिखे, राज्य वित्तीय संस्था के प्रकार को लिखे। आंसर में लिखिए, राज्य वित्तीय संस्था 2 प्रकार की होती है। राज्य वित्तीय संस्था 2 प्रकार की होती है। राज्य वित्तीय संस्था 2 प्रकार की होती है। पहला में लिखिए संस्थागत वित्तीय संस्था, संस्थागत वित्तीय संस्था, संस्थागत वित्तीय संस्था लिखिए डैश मार्क है। वैसी संस्था जिसमें आरबीआई के नियम का पालन होता हो, वैसी संस्था जिसमें आरबीआई के नियम का पालन होता हो, जिसमें आरबीआई के नियम का पालन होता हो, उसे संस्थागत वित्तीय संस्था कहते हैं, उसे संस्थागत वित्तीय संस्था कहते हैं, संस्थागत वित्तीय संस्था कहते हैं। जो 4 प्रकार के होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखिए सहकारी बैंक, सबसे पहला नंबर सहकारी बैंक। देखिए सहकारी बैंक की संख्या 25 है, सहकारी बैंक की संख्या 25 है, सहकारी बैंक की संख्या 25 है। इसे विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाता है, इसे विभिन्न जिलों में, इसे विभिन्न जिलों में स्थापित किया गया है, इसे विभिन्न जिलों में स्थापित किया गया है, इसे विभिन्न जिलों में स्थापित किया गया है। दूसरा नंबर लिखिए भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक लिख के डैश लिखिए। यह बैंक किसानों को ऋण मुहैया कराती है, यह बैंक किसानों को ऋण मुहैया कराती है,
किसानों को ऋण मुहैया कराती है जो दीर्घकालीन समय के लिए दिया जाता है, जो दीर्घकालीन समय के लिए दिया जाता है, जो दीर्घकालीन समय के लिए दिया जाता है। अब लिखिए व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक लिखा। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान समय में सबसे अधिक ऋण मुहैया व्यावसायिक बैंक के द्वारा होता है। सबसे अधिक व्यावसायिक बैंक के द्वारा होता है। ऋण मुहैया व्यावसायिक बैंक के द्वारा होता है। अगला नंबर लिखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लिखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लिखिए। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे स्तर पर ऋण मुहैया कराती है। जिसकी संख्या 196 है। जिसकी संख्या 196 है। ये तो हो गया संस्थागत वित्तीय संस्था का। पहला में ABCD। अब दूसरा नंबर लिखिए गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था लिखे डैश लिखा। लिखिए वैसा संस्था जिसमें RBI के नियम का पालन नहीं होता हो। वैसी संस्था जिसमें RBI के नियम का पालन नहीं होता हो। RBI के नियम का पालन नहीं होता हो उसे गैर वित्तीय संस्था कहते हैं। उसे गैर वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे सेठ, महाजन, साहूकार, परिवार इत्यादि। सेठ, महाजन, साहूकार, परिवार इत्यादि। अब 3-4 डैश मार्क लिखिए तो लिखिए 3-4 डैश मार्क। लिखिए RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जिसका मुख्यालय मुंबई में है। जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला डैश मार्क लिखिए। RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला लिखिए डैश मार्कर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। अगला डैश मार्क लिखिए। 1 रुपये का सिक्का तथा नोट 1 रुपये का सिक्का तथा नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। 1 रुपये का सिक्का तथा नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। जबकि
जबकि 2 रुपया या उससे अधिक, जबकि 2 रुपया या उससे अधिक, 2 रुपया या उससे अधिक, उससे अधिक आरबीआई के द्वारा जारी होता है, आरबीआई के द्वारा जारी होता है। देखिए 1 रुपये का जो सिक्का या नोट रहेगा ना वो किसके द्वारा होगा, वित्त मंत्रालय। बाकी 2 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जितना 100 रुपया, 100, 200, 500, 2000 जितना भी नोट जारी करेगा वो सब कौन करेगा, आरबीआई। लेकिन 1 रुपये का सिक्का या नोट कौन जारी करेगा, वित्त मंत्रालय। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताइए 1 रुपये का नोट या सिक्का कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। बाकी सब कौन सा जारी करेगा, आरबीआई। फिर हम लोग को पढ़ना है व्यावसायिक बैंक। जो कमर्शियल बैंक था हम लोग को जो लोन देता था उसका कौन कौन सा कार्य है। व्यावसायिक बैंक का कौन कौन सा कार्य है। फिर पढ़ना है बैंक कितने प्रकार से, बैंक कितने प्रकार से जमा राशि स्वीकार करती है। फिर उसके बाद पढ़ना है हम लोग को, ये हम लोग को क्वेश्चन हुआ है, किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। फिर उसके बाद पढ़ना है सहकारिता। अभी 3 ही क्वेश्चन करेंगे, अगला में सहकारिता, सहकारिता के विकास, स्वयं सहायता समूह, ये सब क्या है वो करवा देंगे। तो पहले समझिए व्यावसायिक बैंक। आप ही लोग बताइए बैंक का कौन कौन सा कार्य है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए व्यावसायिक बैंक का कौन सा कार्य है। तो व्यावसायिक बैंक का बहुत सा प्रमुख कार्य, हम 3-4-5 कार्य उसका बता देंगे व्यावसायिक बैंक का। तो सबसे पहले व्यावसायिक जो कमर्शियल बैंक का कार्य क्या है, यानी ऋण को जमा करना, ऋण को क्या करना है, जमा करना, ऋण को जमा करना और क्या करना, निकासी करना। यानी जमा भी करेगा और क्या करेगा, निकासी भी करेगा। दूसरा चीज क्या है, लोन देना। दूसरा चीज क्या है, लोन देना। यानी लोन देना भी किसका काम है, व्यावसायिक बैंक का है। पहला क्या है, किसी भी माने ऋण का मतलब रुपया होता है, रुपया को जमा करेगा और निकालेगा। दूसरा क्या क्या है, ये किसी को क्या देगा, लोन देगा। तीसरा कार्य क्या है, ये जो सरकार के द्वारा जितना भी नियम कानून आएगा बैंक के लिए वो सब कौन बैंक बताएगा, कॉमर्शियल बैंक बताएगा। जैसे जनधन योजना, जनधन योजना सरकार के द्वारा आया, तो ये सब जितना भी सरकार जो योजना लाती है वो सब को पूरा कौन करता है, जितना भी सरकार का क्या रहता है जो बैंक के द्वारा होता है तो वो सब सारा कौन करता है, व्यावसायिक बैंक करता है। जिसे आप उज्ज्वल, जिसे आप लोग सुन धन जन योजना, ये सब क्या व्यावसायिक बैंक के द्वारा ही सबका खाता खोला गया था। फिर चौथा चीज क्या है कि व्यावसायिक बैंक हम लोग ग्राहकों को क्या देता है, एटीएम देगा, चेक देता है, क्रेडिट कार्ड देगा इत्यादि, ये सब देगा। अब पांचवा चीज क्या होता है कि जो नया नया क्या होता है, यानी जो नया नया ऑफर होगा, जो नया नया क्या होता है, या जो नया नया सरकार के द्वारा घोषणा होता है, ये छोड़िए हटाइए, यही पढ़िए। एटीएम देगा, चेक देगा, ये सब देगा। फिर सर क्या करेगा व्यावसायिक बैंक, जो भी सरकार के द्वारा जो नया नियम कानून आता है उसको लागू कौन करता है, आरबीआई करेगा। उसको लागू कौन करता है, व्यावसायिक बैंक। जैसे बोला कि 500 1000 का नोट बंद हो गया तो उसको नियम का पालन कौन करेगा, ये सब कॉमर्शियल बैंक करेगा। अब देखिए बैंक कितने प्रकार से जमा राशि स्वीकार करती है। तो बैंक 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करती है। सबसे पहला होता है, आप लोग देखते होंगे, चालू खाता, चालू खाता, चालू खाता जिसको बोलते हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है, इसमें पैसा आप कभी भी जमा कर सकते हैं, कभी भी क्या कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। आपको जब माने जब इसमें पैसा जमा कीजिए और जब माने जब इसमें आप पैसा निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। चालू खाता की बात होता है बचत खाता। कौन सा खाता, बचत खाता, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इसको करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब बैंक में जाइएगा तो 4 प्रकार का आपको खाता लिखेगा, चालू खाता, बचत खाता, फिर आवर्ती खाता, फिर होता है अवधि खाता।
देखिए सबका इंग्लिश में ज़्यादा आप लोग समझिए, जैसे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अल्टरनेटिव अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक बार आप लोग फिक्स करते हैं। तो समझिए चालू खाता क्या है। चालू खाता क्या है, जिसमें कोई व्यक्ति ऋण को जमा या इसमें जमा निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप जितना बार भी जमा कर सकते हैं, जितना बार भी आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसे हम लोग कौन सा बोलेंगे, चालू खाता। बचत खाता, इसमें आपको जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन निकासी, जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन निकासी पर आपको क्या लगता है, प्रतिबंध लगता है। यानी आप लोग को सेविंग अकाउंट करें तो आप उसमें क्या है, जमा कितना बार कर, लेकिन निकासी दिन में एक बार से आप लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा खाता होगा, बचत खाता। आवर्ती खाता, इसमें जो निश्चित, देखिएगा निश्चित जो राशि है निश्चित समय के बाद दी जाती है, निश्चित राशि जो निश्चित समय के बाद दी जाती है। जैसे आप लोग LIC का नाम सुने होंगे, आप लोग LIC करवाए होंगे। देखिए उसमें निश्चित जैसे 3000 रुपया आप लोग 3 महीना में जमा करते होंगे, या कोई व्यक्ति 2 महीना में, कोई 1 महीना में। यानी इसमें कहता है आवर्ती खाता में कि या बैंक में वही काम करता है। यदि आप सपोजेट मान के 2 व्हीलर निकालिए लोन पे, 2 व्हीलर निकालिए लोन पे, अब वो लोन क्या करेगा, आपको एक निश्चित राशि एक निश्चित समय में क्या करना है, आपको बैंक में डालना है, वरना आपको क्या कर दिया जाएगा, कॉल करेगा बैंक। तो वही बोलता है कि किसमें, या होम लोन लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं, तो उसमें एक निश्चित जो राशि है आपको निश्चित समय में क्या करा जाता है, डाला जाता है। वो भी हमेशा करते रहिएगा। ये नहीं कि इस महीना 2000 डाल दिया, अगला महीना नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रत्येक महीना में डालना पड़ेगा, एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के बाद डाली जाए तो उसे कौन सा खाता बोलेंगे, आवर्ती खाता। और इसमें अवधि खाता, इसमें बहुत बड़ा, देखिए बहुत बड़ा जो रकम होता है, छोटा रकम नहीं लेगा, बहुत बड़ा रकम है। रकम माने समझते हैं ना, बहुत बड़ा ऋण है लंबे समय के लिए। कौन से समय के लिए, लंबे समय के लिए क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। आप बीच में नहीं निकाल सकते। अगर यदि आप बीच में निकालिएगा तो आपको बोला है कि हम 1 के 2 लाख रुपया देंगे 5 साल के बाद, अगर बीच में निकालेगा तो आपको 1 के 1 ही मिलेगा। तो यही कितने प्रकार के चालू खाता है। ऐसे बैंक कितने प्रकार से जमा, 4 प्रकार से। सबसे पहला चालू खाता, इसमें जमा निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, आप जितने बार निकाल सकते हैं, जितने बार डाल सकते हैं। बचत खाता, इसमें जमा करने पर कोई प्रतिबंध, लेकिन निकासी पर प्रतिबंध होता है। इसमें आवर्ती खाता, इसमें निश्चित राशि निश्चित समय के बाद क्या की जाती है, बैंक में डाली जाती है, उसे कौन सा बोलेंगे, आवर्ती खाता। अवधि खाता, इसमें बहुत बड़ा रकम या बहुत बड़ा ऋण लंबे समय के लिए क्या किया जाता है, बैंक में डाल दिया जाता है, जिसे कौन सा खाता बोलेंगे, अवधि खाता। अब हम लोग को पढ़ना था, बताइए किसान को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए तो किसान को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो भारत का किसान है वो अधिकांश जो किसान है वो मध्यम वर्ग का। कौन सा वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है। और वो अपना खेती में इतना ही उपज कर पाता है जिससे वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। देखिएगा बहुत सारे किसान, ये नहीं कह रहे हैं कि सब किसान, हम बोले अधिकांश किसान जो भारत का है वो कौन सा परिवार से आता है, मध्यम परिवार से है। और वो इतना ही खेती कर पाता है कि वो अपने घर का परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन जब किसी का विवाह हो, जब किसी का क्या हो, विवाह हो या पढ़ाई हो या बीमारी के लिए, किसके लिए, बीमारी के लिए इसको ऋण लेना पड़ता है। तो इसलिए किसान को क्या लेना पड़ता है, किसान को ऋण की आवश्यकता पड़ती है। पूछा किसान को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो बताइए भारत का जो अधिकांश किसान है वो कौन सा है, मध्यम वर्ग का। यहाँ इस किसान के पास छोटे आकार का क्या है, खेत है। वो इतना ही खेती कर पाता है जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जबकि परिवार के विवाह, पढ़ाई लिखाई के लिए या बीमारी के लिए उसे क्या पड़ती है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए किसानों को किसकी जरूरत पड़ती है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन लिखिए, किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए ये लोग जो किसान भी वो मानसून पर निर्भर करते हैं। मानसून का मतलब मौसम पर। अगर मौसम कोई साल खराब हो गया या किस साल बाढ़ आ गया या किस साल सुखाड़ आ गया तो साल समझिए ये लोग का बहुत क्या होता है, स्थिति दयनीय हो जाता है। लिखिए किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आंसर में लिखिए, किसानों के आय का मुख्य स्रोत किसानों के आय का मुख्य स्रोत कृषि होता है। किसानों के आय का मुख्य स्रोत कृषि होता है। भारत के किसान अधिकांश मध्यम परिवार से आते हैं। भारत के अधिकांश किसान मध्यम परिवार से आते हैं, जिनके पास खेत काफी कम रहते हैं तथा वह मानसून पर निर्भर करते हैं जो मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिससे उनका बचत कम होता है, जिससे उनका बचत न के बराबर होता है, जिससे उनका बचत न के बराबर होता है। विवाह, पढ़ाई, बीमारी इत्यादि के लिए किसानों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। व्यावसायिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं? व्यावसायिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं? आंसर में लिखिए, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य हैं। पहला नंबर ग्राहकों से ऋण लेना तथा ऋण देना। दूसरा नंबर लिखिए, ग्राहकों को लोन देना। तीसरा नंबर लिखिए, ग्राहकों को एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सुविधा देना। चौथा नंबर लिखिए, सरकार के द्वारा जो भी नियम आते हैं बैंक उन नियमों को ग्राहक के सामने रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, बैंक कितने प्रकार से जमा राशि स्वीकार करती है? आंसर में लिखिए, बैंक 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करती है। पहला नंबर लिखिए,
चालू खाता, चालू खाता, लिखे डैश। लिखिए इसमें ग्राहक को, इसमें ग्राहक को, इसमें ग्राहक को, इसमें ग्राहक को जमा तथा निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें ग्राहक को जमा तथा निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जमा तथा निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। दूसरा नंबर लिखिए बचत खाता। दूसरा नंबर बचत खाता। देखिए इसमें ग्राहक को जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन इसमें ग्राहक को जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन निकासी पर प्रतिबंध होता है। लेकिन निकासी पर प्रतिबंध होता है। तीसरा नंबर लिखिए आवर्ती खाता। आवर्ती खाता लिखे डैश। देखिए इसमें ग्राहक को निश्चित राशि, इसमें ग्राहक को निश्चित राशि निश्चित समय अंतराल के बाद, निश्चित समय अंतराल के बाद बैंक को देनी पड़ती है। बैंक को या बैंक में जमा करनी पड़ती है। बैंक में जमा करने पड़ती है। इसमें निश्चित राशि निश्चित समय अंतराल के बाद बैंक को जमा करने पड़ती है। चौथा नंबर लिखिए अवधि खाता। अवधि खाता लिखे डैश। देखिए इसमें बहुत बड़ा रकम है, इसमें बहुत बड़ा रकम है लंबे समय के लिए बैंक में जमा किया जाता है। बैंक में जमा किया जाता है। बैंक में जमा किया जाता है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन है, पहले उसको लिख लीजिए। अगला क्लास में हम उसको आते के साथ पहले हम समझा देंगे, ठीक है ना। आप लोग पहले वो सब क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम समझाने में 10-15 मिनट लग जाएगा, फिर लंबा ये वीडियो चल जाएगा। हम नहीं चाह रहे कि लंबा वीडियो जाए। तो ये जो है आज हम चैप्टर ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो जो क्वेश्चन बच जाएगा हम उसको अगला क्लास में समझा देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए सहकारिता क्या है। सहकारिता क्या है। सहकारिता क्या है। आंसर में लिखिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कार्य करते हो, आपस में मिलकर कार्य करते हो, उसे सहकारिता कहते हैं। उसे सहकारिता कहते हैं। उसे सहकारिता, सहकारिता लिखा है ना, उसे सहकारिता कहते हैं। उसे सहकारिता कहते हैं। सहकारिता में प्रत्येक शब्द के लिए, सहकारिता में प्रत्येक शब्द के लिए तथा सब प्रत्येक के लिए होता है। सहकारिता में प्रत्येक शब्द के लिए, प्रत्येक शब्द के लिए तथा सब प्रत्येक के लिए होता है, तथा सब प्रत्येक के लिए होता है। अगला क्वेश्चन लिखिए भारत में सहकारिता के विकास पर प्रकाश डालें। भारत में सहकारिता के विकास पर प्रकाश डालें। आंसर में लिखे भारत में सहकारिता का विकास, भारत में सहकारिता का इतिहास लिखिएगा। भारत में सहकारिता का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत में सहकारिता का इतिहास काफ़ी पुराना है। अंग्रेजों ने 1904 ईस्वी में, अंग्रेजों ने 1904 ईस्वी में सहकारिता के विकास के लिए, सहकारिता के विकास के लिए, सहकारिता के विकास के लिए सहकारिता साख समिति का गठन किया गया था। सहकारिता के विकास के लिए सहकारिता साख समिति का गठन, सहकारिता साख समिति का गठन किया गया था। सहकारिता साख समिति का गठन किया गया था।
इसके द्वारा अधिक से अधिक व्यक्ति को सहकारिता में जोड़ना था। इसके द्वारा अधिक से अधिक व्यक्ति को सहकारिता में जोड़ना था। 1914 ईस्वी में इसके विकास के लिए 1914 ईस्वी में इसके विकास के लिए मैकलेगन समिति का गठन किया गया था। मैकलेगन समिति का गठन किया गया था तथा 1919 ईस्वी में सहकारिता प्रांत का विषय बना। सहकारिता प्रांत का विषय बना। अगला क्वेश्चन लिखिए, स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह, जिसको हम लोग बोलेंगे SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर लिखना चाहिए आप लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह क्या है? लिखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जब कई व्यक्ति आपस में मिलकर जब कई व्यक्ति आपस में मिलकर एक साथ रोजगार करते हों उसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, सूक्ष्म वित्त योजना क्या है? सूक्ष्म वित्त योजना क्या है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए सूक्ष्म वित्त योजना से जोड़कर क्या लिखे? सूक्ष्म वित्त योजना क्या है? यही ना क्वेश्चन लिखे हैं। सूक्ष्म वित्त योजना क्या है? क्या लिखे? ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत की गई है। सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत की गई है, जो छोटे छोटे स्तर पर ऋण मुहैया कराती है। तथा इसमें व्यक्ति को स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाता है। अब 3-4 डैश मार्क लिखिए, एक चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा। लिखिए, सहकारिता 1919 ईस्वी में प्रांत का विषय बना। सहकारिता 1919 ईस्वी में प्रांत का विषय बना। अगला लिखिए, भारत का केंद्रीय बैंक
भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिख लीजिए, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अच्छा, अगर लिखवा दिए होंगे भारत का इकोनॉमिक कैपिटल किसे कहते हैं? इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक। यानी भारत, यानी कहते हैं भारत की आर्थिक राजधानी या वित्तीय राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी किससे कहा जाता है? देखिए 3 चीजें हैं। नहीं तो आप लोग को भारत की वित्तीय राजधानी पूछेगा या वाणिज्यिक राजधानी पूछेगा या आर्थिक राजधानी पूछेगा। सब क्या है? मुंबई को कहा जाता है। लिखिए, भारत का वित्तीय राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी या आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है। अगला डेस्क मार्क लिखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। अगला डेस्क मार्क लिखिए, सहकारी बैंकों की संख्या 25 है। सहकारी बैंकों की संख्या 25 है। सहकारी बैंकों की संख्या 25 है। अगला डेस्क मार्क लिखिए, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था का सबसे लोकप्रिय साधन, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था का सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है। सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है। ठीक है, आज आप लोग का 4 चैप्टर खत्म हो चुका है। अब 3 चैप्टर बचा है। 3 से 4 क्लास में आप लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप आप लोग घर पे रह रहे होंगे और कोरोना से बचिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा और जो 2-3 क्वेश्चन बचे सहकारिता से हम अगले क्लास में समझा देंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।